केंद्र सरकार शुरू करेगी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान। 5 साल में खर्च होंगे 1.31 लाख करोड़ रुपए। राजनाथ सिंह ने कहा, जमीनी स्तर पर दिखने लगा है रक्षा क्षेत्रों में सुधारों का असर। 2025 तक $5 अरब के रक्षा निर्यात का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का होगा ड्रोन सर्वे। संपत्ति मालिक को मिलेगा अधिकार अभिलेख। और प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा 3 अक्टूबर को माना में 20वीं निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार देश के 11 लाख से ज्यादा स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान शुरू करने जा रही है। इसे मिड डे मील योजना से भी जोड़ा जाएगा। इसके तहत स्कूली बच्चों को दोनों टाइम भोजन प्रदान किया जाएगा। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ये योजना 5 साल तक चलेगी और इस पर 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि ये योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, लेकिन इसमें बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस अभियान के तहत 54,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और लगभग 32,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। रेलवे के 2 महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला प्रकल्प मध्य प्रदेश में है, नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं। ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा। इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। चित्तौड़ और उसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में जो सीमेंट का उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, टूरिज्म और अन्य यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डबलिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके अलावा दूसरा गुजरात राज्य से है, राजकोट कानालूस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। ये भी कुल मिलाकर द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, ओखा, बेदी इत्यादि क्षेत्रों से गुजरेगी और उसको जोड़ेगी। आज हुई इस बैठक में उद्योग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में ECGC की लिस्टिंग प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्रों में सुधारों का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। 10,000 से ज्यादा छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमी रक्षक उद्योग से में शामिल हो रहे हैं। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 से निजी क्षेत्र को भी फायदा मिल रहा है। राजनाथ सिंह ने आज निजी क्षेत्र को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारा अगला फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर स्पेस पर होगा। उन्होंने निजी क्षेत्र की कंपनियों को शोध और विकास में खर्च बढ़ाने की अपील भी की है। और इसी स्पीड के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, वह दिन दूर नहीं जब हम पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सबके सामने होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वैश्विक परिस्थितियां आज भी बड़ी तेजी से बदल रही हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इन बदलावों से अछूता हो। ट्रेड, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन,
पॉलिटिकल इक्वेशन और मिलिट्री पावर, सब पर इसका साफ प्रभाव देखा जा सकता है। मैं इन बदलावों से कोई राष्ट्र अछूता रह जाए, मैं समझता हूं यह कदापि संभव नहीं है। इसका प्रभाव राष्ट्रों की सुरक्षा पर भी उतना ही पड़ता है, चाहे वह हमारा राष्ट्र हो या कोई और राष्ट्र। रक्षा मंत्री ने बताया कि साल 2025 तक सरकार ने 5 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी रखा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राजधानी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव पर एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली की उपयोगिता से आम लोगों को अवगत कराने के लिए जन संवाद भी किया जाएगा। नगर निगम रायपुर के जोन 5 के कमिश्नर चंदन शर्मा ने बताया कि इस दौरान जनप्रतिनिधियों और नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित कर नवाचारों से अवगत कराया जाएगा। से भी आज़ादी चाहते हैं। अभी तक देखेंगे शहर में कि लोग अपने घरों का कचरा जो बाहर में फेंकते थे उसको अब उस परिपाटी में बदल करके हमारी नगर निगम की गाड़ियों में वो कचरा फेंकना शुरू किए हैं। लगभग 90 से 95% लोग अपने घर का कचरा हमारी गाड़ियों के माध्यम से फेंक रहे हैं, लेकिन अब उसमें एक कदम आगे बढ़ के हमको उन कचरों को पृथक्करण करके उस गाड़ी में डालना है। हमारे घर में जो कचरा उत्पन्न होता है वो हरा, वो गीला और सूखा कचरा होता है, जिसके अलग अलग रखने के लिए हमने कचरे के लिए डिब्बे दिए हुए हैं। घर से ही कचरे को अलग अलग करके गाड़ी के माध्यम में डालना है और उसके बाद उनका प्रोसेसिंग करना है। इस महोत्सव के माध्यम से हम लोगों में यही जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए 2 अक्टूबर को साइकिलिंग और वॉकिंग इवेंट का भी आयोजन किया जाएगा और 3 अक्टूबर को बूढ़ा तालाब से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में दिव्यांगों को रियायती दर पर रेल यात्रा करने के लिए 2 दिवसीय शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने रेल यात्रा परिचय पत्र बनवाए। इस शिविर का शुभारंभ राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में अस्थिबाधित, मूक बधिर और दृष्टिहीन दिव्यांगजनों ने अपनी रेल यात्रा रियायती कार्ड बनवाए। रेल यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों को एक सहायक के साथ 50% किराए में रियायत प्राप्त होती है। इसके लिए रेलवे द्वारा परिचय पत्र दिए जाते हैं। नागपुर रेलवे मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 2 दिवसीय शिविर लगाकर दिव्यांगजनों को रेलवे परिचय पत्र दिए गए। को अलग अलग तरह का रेलवे में कंसेशन मिलता है। जैसे कोई अस्थि विकलांग है तो उन्हें भाड़ा में एक सहायक के साथ 50% का मेल एक्सप्रेस ट्रेन में छूट मिलता है, कंसेशन मिलता है। और कोई मूक बधिर है उसे भी ये सुविधा दिया जाता है। कोई 100% आँख से दिव्यांग है तो उन्हें भी ये भाड़े में छूट देती है रेलवे ये सर्टिफिकेट का। तो दिव्यांगजनों को नागपुर न जाना पड़े, इसलिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। खास बात यह रही कि यात्री किराए में छूट के लिए अपना परिचय पत्र बनाने दिव्यांगों को नागपुर न जाना पड़े, इसीलिए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर ही जिले के दिव्यांगों के लिए रेल यात्रा कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 5 चिकित्सकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। राजनांदगांव जिले की तर्ज पर गरियाबंद जिले की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही पद्मश्री फूलबासन बाई ने इसका बीड़ा उठाया है, जो जिले की महिलाओं को स्वरोजगार, सुरक्षा और स्वच्छता से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं। गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य धनमती यादव ने कहा कि क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे राजनांदगांव तो एक नदी है, इसी तरह हमारे देवक ब्लॉक में जो महिला लोग को पीछे हैं, कोई बोल नहीं पाते, घर से निकल नहीं सकते। इसलिए दीदी का जो काम देख के मैं हमारे क्षेत्र के महिला लोगों को 50 लेके गई थी आजीविका दिखाने। और हमारे क्षेत्र में नशा मुक्त और शिक्षा और बेरोजगार जो हैं उन लोगों को रोजगार दिलाने और शिक्षा तक कराने के लिए हमारे देवक ब्लॉक और गरियाबंद जिले को आगे लाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। उन लोगों का साथ। महिलाओं को जागरूक करने के लिए फूलबासनबाई 3 दिन से गरियाबंद में हैं। पहले चरण में 50 समूह की 100 महिलाओं का चयन किया गया है। फूलबासनबाई ने कहा कि इन महिलाओं को दबंग दीदी का नाम दिया गया है, जो गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगी। समूह में 2 महिलाओं को छांट के जो दबंग दीदी के रूप में तैयार होती है, जो कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए हम लोग महिला फौज बना है। इनका काम रहेगा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, रोजगार और नशा मुक्त गांव और समाज हो, इसके लिए काम करते हैं। और बाकी काम महिलाएं धीरे धीरे इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार में, जैसे गांव में बड़ी मिर्ची, अचार, बड़ी पापड़ है, कोई भी सामान है वो जिले तक जाए और एक हमारा महिला बाजार हो। क्योंकि सरकार ट्रेनिंग तो देती है लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाता, जिससे हम लोग को समूह में बनते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, तो मार्केटिंग इन लोग को जरूरी है। स्वरोजगार के तहत महिलाओं को अचार, पापड़, बड़ी समेत कई प्रकार के घरेलू उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ साथ इनकी मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। इसके आधार पर ही आबादी भूमि पर रहने वाले संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान किया जाएगा। इस योजना के राज्य में क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, छत्तीसगढ़ सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य सूचना केंद्र और ग्राम पंचायतें परस्पर सहयोग के रूप में कार्य करेंगी। योजना के पायलट चरण में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, कबीरधाम और कोरबा जिलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के भू अभिलेख आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिकों को ड्रोन के माध्यम से सर्वे का अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। देश में योजना के पायलट चरण के सफलता को देखते हुए दूसरे चरण के रूप में अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का भी चयन किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिक को संपत्ति का प्रमाण पत्र और भू स्वामित्व प्राप्त होगा। ड्रोन सर्वे से अभिलेख निर्माण में शुद्धता आएगी। संपत्ति मालिक को प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने से बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा। संपत्ति का क्रय और विक्रय हस्तांतरण आसानी से हो सकेगा। सर्वेक्षण के पूर्व चूना मार्किंग होने से निर्मित अभिलेख से संपत्ति विवाद भी कम होंगे। इसी तरह से ग्राम पंचायत संपत्ति रजिस्टर के तैयार होने से ग्राम पंचायत की अपनी स्थायी व्यवस्था होगी। ग्राम पंचायत की संपत्ति शासकीय और सार्वजनिक संपत्ति की सीमा और क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से उसका रखरखाव अच्छे से हो सकेगा और संबंधित सीमा विवादों में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा 3 अक्टूबर 2021 से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 4थी बटालियन की माना फायरिंग रेंज में 20वीं निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें 22 बोर राइफल, एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन पुरुष, महिला और जूनियर पुरुष, जूनियर महिला, युवा और दिग्गज श्रेणियों में किया जाएगा। निशानेबाजी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल की प्रेरणा से इस प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 20 साल से हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन के महासचिव राकेश गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि योग्य निशानेबाजों को मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में प्रवेश मिलेगा और मावलंकर चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के बाद प्रतिभाएं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकेंगी। चतुर्थ बटालियन के नज़दीक एक रेंज बनी हुई है, चतुर्थ सशस्त्र बटालियन पुलिस के नज़दीक एक रेंज बनी है। उससे 2 तारीख से हम लोग एक इवेंट शुरू करने जा रहे हैं। स्ट्रीट शूटिंग है। इसमें 10 मीटर में एयर पिस्टल, एयर राइफल, 50 मीटर में फ्री राइफल, ओपन साइट राइफल और
25 मीटर में सेंटर फायर, स्टैंडर्ड पिस्टल, स्पोर्ट्स पिस्टल, ये सब इवेंट हम करने जा रहे हैं। इसमें जो भी खिलाड़ी क्वालिफाइंग स्कोर अचीव कर लेंगे वो 10 अक्टूबर से अहमदाबाद में होने वाले ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग में जा सकेंगे। इससे पहले जिन खिलाड़ियों ने फरवरी मार्च में हमारे स्टेट शूटिंग में क्वालिफाइंग स्कोर अचीव कर लिया है, उनके साथ ये लोग भी जा सकेंगे जो अब क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के लिए प्रविष्टियां ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। आवेदन की हार्ड कॉपी प्रवेश शुल्क के साथ शूटिंग रेंज में जमा करानी होगी। दोनों टीके लगवा चुके प्रतिभागियों को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।